दोस्तों, सनराइज नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि अपन एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट हिपेरिन के बारे में। हिपेरिन से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम। इस बार भी नोट सेट में आया। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसके अंदर अपन हिपेरिन से रिलेटेड एंटीडोट या उसके प्रिकॉशन एपीटीटी के बारे में नहीं पूछता है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिपेरिन। हिपेरिन के बाद में अपन करेंगे वारफेरिन। सबको पता है, ये तो जनरल सी बात है। ये क्या है कि एक एंटीकोगुलेंट है। अरे क्या है? एक एंटीकोगुलेंट है, एंटीप्लेटलेट है। तो ये क्या है? इट इज ए एंटीप्लेटलेट। इट इज ए एंटीप्लेटलेट एंड लिपिड लोअरिंग भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लिपिड लोअरिंग एजेंट। अरे क्या बोलते हैं इसको? लिपिड लोअरिंग एजेंट। इसका काम क्या है? इट क्या करता है? इट इज प्रिवेंट कोएगुलेशन प्रोसेस। कोगुलेशन की क्या करता है? प्रोसेस को रोकता है। अरे कोगुलेट यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमने देता। ठीक है, एंटी कोगुलेंट बोलते हैं इसको। और क्या है ये? इसका मोड ऑफ एक्शन अगर अपन देखें कि मोड ऑफ एक्शन किस तरीके से काम करता है हिपेरिन। अरे हिपेरिन की अपने डोज लगाई, हिपेरिन की डोज लगाने के बाद में अगर अपनी बॉडी में एंटर होता है तो किस तरीके से क्या काम करता है हिपेरिन, किस तरीके से काम करता है। तो ये क्या करता है? ये क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। अरे क्या कर देगा? ब्लॉक। और किसको ब्लॉक कर देगा? थ्रोम्बिन को। क्या कर देता है? थ्रोम्बिन को। थ्रोम्बिन को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। किसमें? जो क्या करता है? फिब्रिनोजन को। अरे फिब्रिनोजन को, फिब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट नहीं देना? डू नॉट कन्वर्ट, डू नॉट कन्वर्ट इनटू फिब्रिन। फिब्रिनोजन को क्या नहीं करने देता? फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होने देता। और किसको ब्लॉक कर देता है? थ्रोम्बिन को। जैसे क्या है, अगर ये नई स्लाइड ले लेते हैं। मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन में क्या करता है? ये क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है थ्रोम्बिन को। अरे किसको ब्लॉक कर देगा? थ्रोम्बिन को। किसमें? फिब्रिनोजन में चेंज नहीं होने देगा। फिब्रिनोजन थ्रोम्बिन को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। और ब्लॉक कर देगा तो किस में चेंज नहीं होगा? फिब्रिन में। अरे फिब्रिन में चेंज नहीं होगा तो ये क्या कर देगा? प्रिवेंट कोएगुलेशन। अरे कोएगुलेशन से क्या कर देगा? प्रिवेंट कर देगा। यही तो अपन को करवाना था भाई, कोएगुलेशन नहीं करवाना था। इस वजह से ये क्या करता है? एंटीप्लेटलेट का काम करता है। ठीक है, एंटीप्लेटलेट का काम करेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया? प्रिवेंट कोएगुलेशन। अगर कोएगुलेशन, अब आगे एक क्वेश्चन पूछता है हिपेरिन के बारे में, ये हो गया मोड ऑफ एक्शन। अगर पूछ रहा है आपको हिपेरिन के बारे में तो बेस्ट रूट, बेस्ट रूट या फिर मोस्ट इफेक्टिव रूट, मोस्ट इफेक्टिव रूट ऑफ हिपेरिन एडमिनिस्ट्रेशन। हिपेरिन एडमिनिस्टर का क्या पूछता है? मोस्ट कॉमन रूट। तो मोस्ट और इफेक्टिव रूट कौन सा है आपका? सबक्यूटेनियस रूट। अरे कौन सा? सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट सबसे मोस्ट इफेक्टिव रूट होता है किसका? हिपेरिन का। अपन आईवी भी दे सकते हैं इसको। अरे आईवी, लेकिन आईवी कैसे देंगे? हमेशा इन्फ्यूजन पंप से। ये क्वेश्चन आता है कि आईवी हमेशा जो भी देंगे अपन कैसे देंगे? इन्फ्यूजन पंप। अरे इसमें बोलस नहीं दे सकते, बोलस डोज कभी भी नहीं दे सकते हिपेरिन में। हिपेरिन जब भी देंगे, अगर आईवी देंगे तो किससे देंगे? अपन इन्फ्यूजन से देंगे। इन्फ्यूजन पंप से अपन हमेशा हिपेरिन को देते हैं। अगर अब इसकी पूछे कि नॉर्मल डोज क्या होती है, अरे डोज क्या होती है? डोज ऑफ हिपेरिन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? डोज ऑफ हिपेरिन। तो हिपेरिन क्या चलती है? हमेशा इंटरनेशनल यूनिट में चलती है। तो इसकी डोज कितनी होती है? 5000 से 25,000 इंटरनेशनल यूनिट। अरे कितनी होती है इसकी डोज? 5000 से 25,000 इंटरनेशनल यूनिट। तो 2 क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। बेस्ट रूट पूछ ले या मोस्ट इफेक्टिव रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिपेरिन, तो क्या बताओगे आप? सबक्यूटेनियस रूट। अगर आपको पूछ ले कि डोज ऑफ द हिपेरिन तो कितना हो जाएगा? 5000 से 25,000। लेकिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और वो देता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करके क्या दे देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल नर्सिंग एक्शन, इनिशियल नर्सिंग एक्शन टेक बाय द नर्स, टेक बाय द नर्स
आफ्टर एडमिनिस्टर सबक्यूटेनियस हिपेरिन। अरे किसी को सबक्यूटेनियस हिपेरिन लगाया है तो उसका नर्स का क्या होगा, इनिशियल एक्शन क्या होगा, तो इनिशियल एक्शन हमेशा क्या करना है, डू नॉट रब द इंजेक्शन साइट। अरे इंजेक्शन साइट को क्या नहीं करना है, रब नहीं करना है। अपन करते हैं ना इंजेक्शन साइट को, इंजेक्शन साइट को क्या नहीं करना है, रब नहीं करना है। तो क्या है, इनिशियल एक्शन क्या हो जाएगा एक नर्स का, आपको पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल नर्सिंग एक्शन टेक बाय द नर्स आफ्टर एडमिनिस्टर सबक्यूटेनियस हिपेरिन। तो आपको क्या बोलना है, डू नॉट रब द इंजेक्शन साइट। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अरे किसी को हिपेरिन लगा रहे हैं तो अपन को कैसे पता पड़ेगा कि हिपेरिन काम कर रहा है या नहीं कर रहा उसकी बॉडी के अंदर, कैसे पता पड़ेगा अपन को हिपेरिन काम कर रहा है या नहीं कर रहा? तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एपीटीटी टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, एपीटीटी। अरे क्या करते हैं, एपीटीटी फॉर असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन काम कर रहा है या नहीं कर रहा अपन को कैसे पता पड़ेगा? तो उसके लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, एपी टेस्ट, एपीटीटी टेस्ट। अरे एपीटीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, एपीटीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। अरे क्या होती है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। अरे क्या होती है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इसको क्या बोलते हैं अपन, एपीटीटी। अब इसकी नॉर्मल रेंज पूछता है, नॉर्मल एपीटीटी वैल्यू। अरे नॉर्मल एपीटीटी वैल्यू पूछता है तो नॉर्मल एपीटीटी वैल्यू कितनी होती है, 28 to 35 सेकेंड। अरे क्या होती है, 28 to 35 सेकेंड। ये क्या होती है, एवरेज के अंदर होती है। लेकिन आपको पूछ ले अप्रोक्स, जैसे डीएसएसबी ने पूछा था कि अप्रोक्स कितनी होती है, वहां राइट आंसर क्या माना था, 33 सेकेंड। अरे 33 सेकेंड क्या माना था, उसका राइट आंसर माना था। तो अगर आपको अप्रोक्स पूछे तो कितनी होती है एपीटीटी, 28 to 35 सेकेंड, और अप्रोक्स कितनी होती है आपकी, 33 सेकेंड। ठीक है, लेकिन अब क्या है, आपको क्या पूछेगा अगला क्वेश्चन कि अगर किसी पेशेंट के हिपेरिन थेरेपी चल रही है, अरे अगर किसी पेशेंट के हिपेरिन थेरेपी चल रही है तो कितनी वैल्यू तक नॉर्मल मानेंगे? तो अगर किसी पेशेंट के, इफ पेशेंट ऑन हिपेरिन थेरेपी, अगर हिपेरिन थेरेपी पे चल रहा है तो कितनी, अगर लेस देन 80 सेकेंड, अरे लेस देन 80 सेकेंड तक भी अगर किसी का है, 70 है, 75 है, 80 तक भी है, तो उसको क्या मानेंगे अपने, नॉर्मल। अगर किसी पेशेंट के हिपेरिन थेरेपी चल रही है और उसका आपको वो देगा आपको एक कंडीशन कि उसकी आ रही है थ्रोम्बो एपीटीटी जो वैल्यू आ रही है वो 75 सेकेंड आ रही है, तो क्या है ये नॉर्मल है या आप नॉर्मल नेक्स्ट डोज लगाओगे या नहीं लगाओगे? तो 75 तक भी है तो क्या करोगे आप, नेक्स्ट डोज लगाओगे। लेकिन अगर मोर देन 80 सेकेंड आ रही है, मोर देन 80 सेकेंड आ रही है, तो आपको क्या करना है, रिस्क फॉर ब्लीडिंग। अरे रिस्क फॉर ब्लीडिंग हो रही है उसको, ठीक है, वो किस रिस्क में आ गया, अगर 80 से ऊपर आ रही है, अगर मोर देन 80 आ रही है तो क्या हो जाएगा, आपको मॉनिटर करना है क्या, ब्लीडिंग टेंडेंसी। तो इसमें क्या करना है, अब इसमें पूछता है कि अगर मोर देन 80 आ रही है तो नर्सिंग एक्शन क्या होगा, इफ पेशेंट एपीटीटी इज मोर देन 80 सेकेंड, अगर 80 सेकेंड से ज्यादा आ रही है एपीटीटी का टाइम, तो इनिशियल नर्सिंग एक्शन पूछता है। क्या पूछता है, इनिशियल नर्सिंग एक्शन। अरे किसी पेशेंट को 80 से ज्यादा आपने एपीटीटी टेस्ट किया और 80 से ज्यादा आ गया, तो फर्स्ट इनिशियल एक्शन होगा हमेशा अपना, क्योंकि प्रायोरिटी बेस पे फर्स्ट इनिशियल एक्शन होगा होल्ड द ड्रग। अरे क्या होगा, होल्ड द ड्रग। उस ड्रग को क्या कर देना है, होल्ड कर देना है। और सेकंड क्या रहेगा आपका, सेकंड इनिशियल एक्शन क्या रहेगा, नोटिफाई द एचसीपी,
ठीक है, नोटिफाई द एससीपी कर रहा है आपको। ये आपके अगर जैसे ही 80 क्रॉस कर जाता है, अरे 80 तक तो अपने क्या मान लिया नॉर्मल, लेकिन 80 के बाद में अगर 80 से अब वो आ रही है 95 आ रही है, ठीक है 85 आ रही है, तो आपको क्या करना है। और यहां तक एंक्लेक्स तो क्या कहती है आपकी, एंक्लेक्स वाली बुक में कह रखा है 87.5 सेकंड तक भी आप क्या मानोगे, नॉर्मल मानोगे। अगर आप एंक्लेक्स का देखोगे 7th एडिशन, तो उसके अंदर क्या दे रखा है 87.5 तक भी क्या माना गया है, इसको नॉर्मल माना गया है। अब देखो एक क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि अगर आपको एपीटीटी के लिए सैंपल लेना है तो आप कब लोगे। अरे कब लेना चाहिए, अगर किसी पेशेंट का अपन एपीटीटी है, किसी पेशेंट के हिपेरिन चल रहा है, इंटरमिटेंट हिपेरिन चल रहा है, इंटरमिटेंट हिपेरिन चल रहा है, उसके इंटरमिटेंट का मतलब है अब लगा दिया फिर रुक के, अब लगा दिया फिर रुक के। तो आपको सैंपल कलेक्शन कब करना है, सैंपल कलेक्शन, अरे सैंपल कलेक्शन कब करोगे आप, तो सैंपल कलेक्शन करना है 1 आवर्स बिफोर नेक्स्ट डोज। अरे जो भी नेक्स्ट डोज दोगे, नेक्स्ट डोज देने के 1 घंटे पहले आप क्या करोगे, उसका सैंपल कलेक्ट करोगे। दूसरा क्या है, उस हाथ से कभी भी सैंपल नहीं लेना है। डू नॉट प्रिक, डू नॉट ड्रॉ द सैंपल फॉर आईवी इंफ्यूजन साइट आर्म। जिस आर्म में आपने आईवी इंफ्यूजन या सबक्यूटेनियस लगाया, उस आर्म से कभी भी क्या नहीं लेना चाहिए, सैंपल नहीं लेना चाहिए। आपने जैसे ही सैंपल लिया तो आप क्या करोगे, उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे। अरे क्या करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे। कितने से, 3 से 4 मिनट, 3 से 4 मिनट आप क्या करोगे, उस पर प्रेशर अप्लाई करके रखोगे। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट। अरे इमीडिएटली क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट द सैंपल, ट्रांसपोर्ट द सैंपल। उस सैंपल को क्या करना है, इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट करना है, कहां पे, लैब के अंदर। आगे बात समझ में। तो आप जब भी सैंपल ले रहे हो तो कब सैंपल लोगे, 1 घंटे पहले। अरे नेक्स्ट डोज लोगे उससे 1 घंटे पहले। और क्या करना है, दूसरा कभी भी उस हाथ से सैंपल नहीं लेना है जहां पे आप सबक्यूटेनियस हिपेरिन लगा रहे हो या आईवी इन्फ्यूजन उसका चल रहा है। दूसरा इमीडिएटली आप क्या करोगे, उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे 3 से 4 मिनट तक, क्योंकि हिपेरिन चल रहा है उसके, और एंटी प्लेटलेट का काम करता है, ब्लीडिंग होने लग जाएगी, रुकेगी नहीं जल्दी ब्लीडिंग। और तीसरा क्या काम करना है आपको, इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट कर देना है आपको लैब के अंदर। अब आता है कि आप कब टॉक्सिसिटी मानोगे, हिपेरिन टॉक्सिसिटी, हिपेरिन टॉक्सिसिटी। अगर हिपेरिन टॉक्सिसिटी आप कब मानोगे, तो हिपेरिन टॉक्सिसिटी कब मानते हैं, मोर देन 80 सेकेंड। अरे मोर देन 80 सेकेंड से ऊपर, 80 सेकेंड से ऊपर अगर आपका एपीटीटी वैल्यू, एपीटीटी वैल्यू अगर आपकी आ रही है मोर देन 80 सेकेंड, तो इट इंडिकेट्स द टॉक्सिसिटी। अरे क्या कर रहा है, इंडिकेट क्या कर रहा है, किसको, टॉक्सिसिटी। तो आपको पूछ लेगा ड्रग ऑफ चॉइस। अरे ड्रग ऑफ चॉइस या एंटीडोट ऑफ हिपेरिन, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोटामाइन सल्फेट। अरे क्या बोलते हैं, प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन सल्फेट क्या है, इसका एंटीडोट। अरे पूछ लेगा आपको एंटीडोट क्या है हिपेरिन का, ये तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, एंटीडोट ऑफ हिपेरिन। और वो आपको क्या दे देगा, क्वेश्चन बना के हमेशा ऐसे ही दिया है कि एक पेशेंट है जिसके हिपेरिन चल रहा है। अरे एक पेशेंट है उसके हिपेरिन चल रहा है, तो आपके बेड साइड क्या अवेलेबल होना चाहिए, कौन सी ड्रग ऐसी होनी चाहिए जो बेड साइड अवेलेबल होनी चाहिए अगर किसी पेशेंट का हिपेरिन चल रहा है। तो वो आपको क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, उसका एंटीडोट। अरे क्या पूछ रहा है, एंटीडोट। तो आपको क्या बताना है, प्रोटामाइन सल्फेट आपको लोड करा हुआ होना चाहिए अगर किसी पेशेंट के आप क्या चला रहे हो, हिपेरिन। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, अरे यहां तक बात समझ में आ गई क्या। दूसरा ही क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया अभी जो आपका लास्ट एग्जाम लगा है जिसका पीजीआई चंडीगढ़ का, संगरूर का, और उसमें पूछ लिया सेफेस्ट ड्रग। अरे कौन सा सेफ एंटीकोगुलेंट, सेफ एंटीकोगुलेंट इन प्रेगनेंसी, एंटीकोगुलेंट इन प्रेगनेंसी, तो कौन सा है आपका, अरे हिपेरिन होता है सबसे सेफ प्रेगनेंसी के अंदर। हिपेरिन सबसे सेफ एंटीकोगुलेंट होता है, क्योंकि ये क्या नहीं करता, डू नॉट क्रॉस द
प्लेसेंटा, अरे प्लेसेंटा को क्या नहीं करता, क्रॉस नहीं करता, लेकिन वारफेरिन इज द कॉन्ट्राइंडिकेटेड। वारफेरिन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी में, क्योंकि वारफेरिन क्या कर देता है, आपका प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? ये आपका हिपेरिन था। हिपेरिन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। जितने भी क्वेश्चन थे अपन ने एंक्लेक्स से लेके, छोटी से छोटी बुक से लेके और बड़ी से बड़ी बुक को यहाँ पर प्रिपेयर करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन लेके आएंगे वारफेरिन थेरेपी, जिसमें इसी भी प्रकार से अपन उसके इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ेंगे।